लास्ट क्लास में हमने एडजॉर्प्शन के टाइप्स के बारे में बात किया कि अगर एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में वीक फिजिकल फोर्सेस काम कर रही हैं तो आप उसको फिजिकल एडजॉर्प्शन कहोगे, और एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्सेस काम कर रही हैं तो फिर आप उसको केमिकल एडजॉर्प्शन कहोगे। राइट। हमारा आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक उससे थोड़ा अब आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे भाई कि जो एडजॉर्प्शन फिनोमिना है हमारा एडजॉर्प्शन, उस एडजॉर्प्शन का के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है और उस एडजॉर्प्शन के ऊपर प्रेशर का क्या इफेक्ट है, ये दो चीज़ें हम पढ़ेंगे। अब एक बात आप सबको पता है, पिछले टॉपिक्स में भी हमने पढ़ा कि प्रेशर का बढ़ना एडजॉर्प्शन को बढ़ाता है। क्यों भाई? क्योंकि प्रेशर बढ़ाओगे तो एडजॉर्बेंट के इजीली कांटेक्ट में आएगा, और ज़्यादा कांटेक्ट में आएगा। प्रेशर बढ़ाने पर और ज़्यादा कांटेक्ट में आएगा तो एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। इसका मतलब प्रेशर बढ़ाओगे तो एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। लेकिन कल हमने पढ़ा कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ा रहे हो तो फिर जो एडजॉर्ब सब्सटेंस है वो आपका रिमूव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ना है तो आप उस कंडीशन में जब तक प्रेशर को कांस्टेंट नहीं रखोगे तब तक आप इसके इफेक्ट को समझ नहीं पाओगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से अपोजिट बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो हम आज के इस टॉपिक में क्या करने वाले हैं, हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। जब हम अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन का प्रेशर के साथ रिलेशनशिप देखेंगे तो उस समय हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे। किसको कांस्टेंट करेंगे? टेम्परेचर को कांस्टेंट। क्लियर है पॉइंट? ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करने वाले हैं कि अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन के ऊपर अगर हमें इफेक्ट पड़ना है किसका? टेम्परेचर का। दोबारा से मैं लिख देता हूँ, हम लोगों को क्या पढ़ना है? अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन का रिलेशन हम देखना चाहते हैं किसके साथ? हम देखना चाहते हैं प्रेशर के साथ। तो आप किसको कांस्टेंट कर दो? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और जो प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पर होगा उसे हम आइसोथर्म कहेंगे, आइसोथर्म। और जो एडजॉर्प्शन कांस्टेंट टेम्परेचर पर होगा उसको एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहेंगे। चलिए, दूसरी चीज हमें क्या पढ़नी है? अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन का रिलेशन आपको टेम्परेचर के साथ देखना है। तो फिर आपको क्या कांस्टेंट लेना है? प्रेशर कांस्टेंट लेना है। और कांस्टेंट प्रेशर पर कोई प्रोसेस हो रही है तो उसे आइसोबार कहोगे। तो इसका मतलब हमारा अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका एडजॉर्प्शन आइसोथर्म और एडजॉर्प्शन आइसोबार। पॉइंट क्लियर? एडजॉर्प्शन आइसोथर्म और एडजॉर्प्शन आइसोबार, ये दो चीज़ें पढ़नी है हमें। क्लियर? दूसरी चीज़ समझिए, ये कोई भी एडजॉर्बेंट है और इसकी सरफेस पर कोई भी एडजॉर्बेट एडजॉर्ब हो रहा है तो अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन को रिप्रेजेंट किया गया है x अपॉन m। x जो सब्सटेंस एडजॉर्ब हो रहा है और m कितने मास ऑफ एडजॉर्बेंट के ऊपर, कितने मास ऑफ एडजॉर्बेंट के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ 20 ग्राम के एडजॉर्बेंट के ऊपर और तो 20 से डिवाइड कर दो तो सीधा सा मतलब पर ग्राम आ जाएगा। भाई 20 से डिवाइड करते ही आपका 1 ग्राम के लिए आ जाएगा। 30 ग्राम पे हो रहा था तो 30 से डिवाइड कर दो तो भी 1 ग्राम आ जाएगा। इसका मतलब अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन किससे रिप्रेजेंट किया गया है? x अपॉन m से रिप्रेजेंट किया गया है। अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? x अपॉन m। ध्यान दीजिएगा भाई। और हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं? अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन का रिलेशन किस किस के साथ? टेम्परेचर के साथ और प्रेशर के साथ। जब टेम्परेचर के साथ करोगे तो फिर कांस्टेंट क्या लोगे? प्रेशर कांस्टेंट लोगे। इसका मतलब पहला टॉपिक अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन वर्सेस टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। दिस इज अ पॉइंट। एंड द नेक्स्ट वन इज amount of adsorption versus pressure
एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्लियर? सो दोबारा से समझ लीजिए, एक्स अपॉन एम क्या है? एडजॉर्बेट का अमाउंट, कितने मास ऑफ एडजॉर्बेंट पर एडजॉर्ब हो रहा है। सो इट इज कॉल्ड अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन। कांस्टेंट टेम्परेचर, ऊपर कांस्टेंट प्रेशर है, सो इट इज एडजॉर्प्शन आइसोबार, और नीचे कांस्टेंट टेम्परेचर है, इट इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। क्लियर है? तो आज का हमारा टॉपिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, उसके बाद एडजॉर्प्शन आइसोबार। पॉइंट क्लियर है? चलिए थोड़ा बात करते हैं। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को बहुत सिंपली समझाया गया है ग्राफिकली। ये मान के चलिए, अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर, और पूरा फिनोमिना एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रहा है। क्लियर है भाई? इसको समझाने का काम जिन साइंटिस्ट ने किया, उनका नाम फ्रेंडलिच। फ्रेंडलिच नाम के साइंटिस्ट ने किस चीज़ को समझाया? अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन और प्रेशर का रिलेशनशिप कांस्टेंट टेम्परेचर पर। इसलिए इसको नाम दिया गया एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोथर्म, राइट? सो क्या रिलेशन है? अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर। क्या चेंज आएगा? प्रेशर बढ़ेगा तो अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन किस तरीके से बढ़ेगा? क्लियर हो गया? कांस्टेंट टेम्परेचर पर इसको हम पढ़ेंगे किस टॉपिक के अंडर? फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। पॉइंट इज क्लियर? तो क्या कह रहा है भाई ये टॉपिक, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म? हम सबको पता है भाई कि जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ाओगे, तो सबको पता है भाई प्रेशर बढ़ाओगे तो एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। क्लियर हो गया? फ्रेंडलिच साहब ने एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया कि एक स्टेज पर जाकर फिर एडजॉर्प्शन कांस्टेंट हो जाएगा, फिर प्रेशर का बढ़ाने का एडजॉर्प्शन पर कोई फर्क नहीं आएगा। और थ्योरेटिकली भी आप समझ सकते हो कि जब होल सरफेस एडजॉर्बेट के द्वारा कवर हो जाएगी, तो अब आप और प्रेशर बढ़ा लीजिए, अब एडजॉर्प्शन पर फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज थ्योरेटिकली एक्सप्लेन। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया कि इनिशियली प्रेशर बढ़ाने पर एडजॉर्प्शन बढ़ता है। पॉइंट इज क्लियर? लेकिन थोड़े समय के बाद जब आप प्रेशर थोड़ा हाई हो जाता है, तो फिर प्रेशर बढ़ने का एडजॉर्प्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, तो वो कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है? मान लीजिए ये पूरा का पूरा प्रोसेस 200 केल्विन पर हुआ। अब प्रश्न आता है कि अगर टेम्परेचर 300 केल्विन होता, इससे ज़्यादा, तो सबको पता है भाई टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो एडजॉर्ब सब्सटेंस है वो टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, एडजॉर्ब चीज़ें बाहर निकलेगी। इसका मतलब कि जो एडजॉर्प्शन है, उस एडजॉर्प्शन का क्या होगा? वो कम हो जाएगा पहले से। तो उसका ग्राफ नीचे का ला लीजिए आप, 300 बोलिए, और टेम्परेचर आप इंक्रीज करिए 400, और नीचे हो जाएगा। इसका मतलब अलग अलग टेम्परेचर पर जब ये ग्राफ प्लॉट करोगे, जितना टेम्परेचर लो होगा उतना ही एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा, ये तो आपको पता है, उतना ही ग्राफ आपका ऊपर बनेगा। क्लियर है? सो पॉइंट कैन इजीली एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। और क्या कह रहा है दोबारा से समझ लीजिए, दिस इज एक्स अपॉन एम, दिस इज प्रेशर, पूरा मामला एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और मान लीजिए हमने इस पूरी प्रोसेस को किसी भी एक टेम्परेचर के ऊपर शो किया, आगे जाके कांस्टेंट हो गया है ये, राइट? अगर यही प्रोसेस, और मान लो ये 350 केल्विन था, अब 450 पे एडजॉर्प्शन कम होगा और 250 पर एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा। क्लियर हो गया? और अब आप टेम्परेचर को तो समझ पा रहे हो, हमें सबको पता है भाई टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो फिर एडजॉर्प्शन कम ही होगा। लेकिन क्योंकि हमारा टॉपिक अभी एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को लेकर है, तो अब हम इनमें से कोई भी एक प्लॉट ले लेते हैं, वेरिएबल प्लॉट को छोड़ देते हैं हम बाकियों को। और वो प्लॉट क्या कहता है, समझिए ध्यान से। वो प्लॉट रिप्रेजेंट करता है बहुत सिंपल सा
एक्स अपॉन एम वर्सेस प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड द ग्राफ इज दिस एट ए पर्टिकुलर, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन बनाना है, ऐसे नहीं बनाना कर्व, ऐसे बनाना है स्ट्रेट लाइन। क्लियर है भाई? ये एक ग्राफ प्लॉट हो गया। क्लियर है पॉइंट? ग्राफ को समझ लीजिए, फिर उसके बारे में उससे क्या क्या कंक्लूजन निकलेगा उसके बारे में हम बात कर लेंगे। दिस इज अ ग्राफ x upon m, that is pressure, and the phenomena takes place at constant temperature. So Freundlich adsorption isotherm, constant temperature isotherm, and commonly known as Freundlich adsorption isotherm. और हम सबको पता है भाई ये आपका एक ग्राफ बन गया। क्लियर है? अब आप एक बात देखिए, इनिशियली प्रेशर बढ़ रहा था, एडजॉर्प्शन भी बढ़ रहा था, लेकिन हाई पर जाकर प्रेशर तो बढ़ रहा है लेकिन एडजॉर्प्शन आपका क्या हो गया है? कांस्टेंट हो गया है। सो ग्राफ क्लियर है? अब ग्राफ से कंक्लूजन क्या निकला उस पर बात कर लेते हैं हम लोग। और ग्राफ से कंक्लूजन ये निकलेगा भाई, सो लेट्स प्लॉट ए प्रॉपर ग्राफ। दिस इज राइट, दिस इज x अपॉन m and this is pressure, and the whole phenomena takes place at constant temperature, so it is called isotherm, adsorption isotherm। अब इसको समझिए ध्यान से। और ग्राफ हमने क्या प्लॉट किया था अभी कि मान लीजिए ये है, तो शुरू में तो ये इंक्रीज हो रहा था, बाद में जाके ये कांस्टेंट हो गया। क्लियर हो गया? ठीक है, तो अभी आप इस पॉइंट को लेकर क्लियर हो? ठीक है भाई। अब आप एक बात समझिए इसको ध्यान से, दोबारा से फिर से एक ग्राफ बना लेते हैं। राइट, तो इस ग्राफ से हमारा कंक्लूजन क्या निकला इसको समझो आप ध्यान से। आप ये कह रहे हो कि जब प्रेशर बढ़ रहा है ना, ये बढ़ रहा है प्रेशर, तो एडजॉर्प्शन भी बढ़ रहा है भाई, क्या दिक्कत है? एक्स अपॉन एम भी तो बढ़ रहा है, अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ रहा है जब प्रेशर बढ़ रहा है, तो कभी बढ़ता जा रहा है ये। राइट, प्रेशर भी बढ़ रहा है, अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन भी बढ़ रहा है। सो आप ये कह सकते हो कि एक्स अपॉन एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर के। एनी प्रॉब्लम? अरे प्रेशर बढ़ रहा है, अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ रहा है, लेकिन जब बहुत हाई प्रेशर हो गया ना, तो फिर प्रेशर बढ़ने पर अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब हाई प्रेशर पर जाकर अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन प्रेशर के साथ चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट हो गया है। यह हाई प्रेशर है और यह अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो कांस्टेंट हो गया है, इसी वैल्यू पर रिजल्ट दे रहा है। यही है, फिक्स हो गया। पहले तो क्या था, एडजॉर्प्शन बढ़ता जा रहा था, प्रेशर बढ़ने पर यहाँ आके कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब आप लिख सकते हो कि x अपॉन m प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है, सो शुड राइट p रेज टू पावर 0। क्लियर? सो लो प्रेशर पर x अपॉन m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p को क्या लिख सकते हो? p रेज टू पावर 1। और हाई प्रेशर पर x अपॉन m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p रेज टू पावर 0। क्लियर हो गया? लो प्रेशर पर x अपॉन m p के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर के साथ डायरेक्टली वेरी करता है, लेकिन हाई प्रेशर पर x अपॉन m प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है। तो कोई इंटरमीडिएट कंडीशन जो होगी उस पर आप इसको क्या लिखोगे? x अपॉन m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p रेज्ड टू पावर 1 अपॉन n। तो इस 1 अपॉन n जो लिखा है, कन्फर्म बात है इसकी वैल्यू इस 1 से तो कम होगी और इस 0 से ज़्यादा होगी, क्योंकि 0 का ग्राफ तो यहाँ बना है और 1 का यहाँ जहाँ तक बढ़ रहा था। तो जो इंटरमीडिएट कंडीशन होगी उसमें x अपॉन m डायरेक्टली वेरी करेगा p रेज टू पावर 1 अपॉन n, और जो 1 अपॉन n है कन्फर्म है इस 1 अपॉन n की वैल्यू 0 to 1 के बीच में मिलेगी। 1 कब होगी? जब वो प्रेशर के साथ डायरेक्टली वेरी कर रहा है। 0 कब होगी? जब वो प्रेशर के साथ चेंज नहीं हो रहा है। 1 कब होगी? जब वो डायरेक्टली वेरी नहीं कर रहा है। ऐसी कोई इंटरमीडिएट कंडीशन। क्लियर हो गया? सो x अपॉन m के 3 बहुत सिंपल से पॉइंट क्लियर हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग
यूँ समझ पा रहे हैं कि भाई x/m प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दिस इज ए ग्राफ फॉर अस। क्लियर हो गया? सो दिस इज द कंडीशन व्हेन प्रेशर इंक्रीजेज, सो एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज। सो एट लो प्रेशर x/m, at low pressure x/m is directly proportional to P or P raised to power 1. At high pressure x/m directly proportional to P raised to power 0. So at any intermediate condition x/m directly proportional to P raised to power 1/n. Point is clear? So this is the conclusion of this graph. So let's move, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इस ग्राफ को लेकर और समझने की कोशिश करते हैं। अब एक बात क्लियर हो गया, x/m डायरेक्टली है P और रेज्ड टू पावर 1/n। सो सोल्व कीजिए, x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा, सो k P रेज्ड टू पावर n। क्लियर हो गया? दोनों तरफ लॉग लीजिए सॉल्व करने के लिए। सो log x/m इज इक्वल टू log k, राइट, मल्टीप्लाई प्लस में बदल जाएगा, log p रेज्ड टू पावर 1/n। और आप सबको पता है log x रेज्ड टू पावर y, सो y log x, सो इट इज log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log p। दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log p। क्लियर हो गया? अब आप समझिए हमें इस पूरे ग्राफ का करना क्या है, हम ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं भाई कि इस पूरी इक्वेशन को कंपेयर करें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के साथ, दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। और आप सबको पता है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में जो प्लॉट होता है ग्राफ, वो हमेशा दो नॉन क्वांटिटीज के बीच में बनता है, y वर्सेज x। इस ग्राफ में दो नॉन क्वांटिटी x/m वर्सेज प्रेशर, तो फिर क्लियर है भाई, log x/m यहाँ y का काम करेगा। क्लियर हो गया? 1/n log p mx का काम करेगा, log k किसका काम करेगा? c का काम करेगा। फिर से समझिए हमारी पूरी कहानी क्या कह रही है। हम रिजल्ट के तौर पे लिख रहे हैं भाई x/m डायरेक्टली कर रहा है किसके साथ? p रेज्ड टू पावर 1/n। क्लियर हो गया? सो सोल्व कीजिए इसको, x/m इज इक्वल टू k p रेज्ड टू पावर 1/n। ठीक है, दोनों तरफ log ले लीजिए भाई, तो क्या हो जाएगा? log x/m इज इक्वल टू log k प्लस log p रेज्ड टू पावर 1/n। मल्टीप्लाई का निशान log लगते ही किस में बदल जाएगा? प्लस में। सो और सोल्व कीजिए, log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log p। क्लियर? अब आप सबको पता है ये y है, ये क्या है? c है, और ये क्या है? mx है। क्लियर हो गया? सो आप क्या लिख रहे हो भाई? log x/m इज इक्वल टू 1/n log p प्लस log k, दैट इज योर इक्वेशन। log x/m y, दिस इज mx एंड log k c। सो ग्राफ इज प्लॉट log x/m वर्सेज x log p। हमारा टॉपिक यही चल रहा है भाई, x/m वर्सेज p। यही तो दो वेरिएबल क्वांटिटी हैं, यही तो एक दूसरे से डायरेक्टली वेरी कर रही हैं। ठीक है, तो जब आप log x/m वर्सेज log p ग्राफ बनाओगे तो जो m है 1/n स्लोप 1/n होगा, और log k इंटरसेप्ट होगा, जहाँ पर स्लोप किसको काटेगा? y एक्सिस को काटेगा, वही इंटरसेप्ट होगा। हाँ, क्लियर हो गया? तो इसको अभी हम थोड़ा ग्राफ को समझने की कोशिश कर लेते हैं। हमारा क्या रिजल्ट निकल के आया? हमारा रिजल्ट निकल के आया यहाँ से कि log x/m y इज इक्वल टू 1/n log p प्लस यानी log y log k। द पॉइंट इज क्लियर? log k। सो इट इज y, दिस इज mx and this point is c. So you have to plot a graph, and now the graph is log x/m y versus x log p. So what is the slope? 1/n.
इट इज़ नेगेटिव और पॉजिटिव, ये डेफिनेटली पॉजिटिव 1/n। तो पॉजिटिव है तो ग्राफ हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा किसी पॉइंट पर। तो दिस इज एक्चुअली क्या है, स्लोप है। ए वैल्यू ऑफ स्लोप इज 1/n। क्लियर है पॉइंट। और स्लोप जिस पॉइंट पर वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है दैट इज एक्चुअली लॉग के, दिस इज द पॉइंट लॉग के। तो देखिए दिस इज द रिजल्ट ऑफ फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कि आप किस आधार पर उसके जो मैथमेटिकल रिजल्ट्स थे, ग्राफिकल जो रिजल्ट थे, उसको आप लॉग के टर्म में और आप एक सिंपल ग्राफ के हेल्प से समझ पा रहे हो। पॉइंट इज क्लियर और नॉट। सो स्लोप आपके पास क्या आ रहा है 1/n, और 1/n की वैल्यू आप सबको पता है भाई 0 से 1 के बीच में है, दैट इज इक्वल टू 0 to 1। क्लियर हो गया। जब 1/n की वैल्यू 0 हो जाएगी तो आप सबको पता है स्लोप 0 कब हो रहा था, जब x/m डायरेक्टली कर रहा था p की पावर 0, जब प्रेशर पर डिपेंड नहीं कर रहा था। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये एक छोटा सा टर्म था, फिर से समझ लो, बहुत जनरल सा मामला था। हमारा टॉपिक क्या आया था, log x/m इज इक्वल टू 1/n log p प्लस log k, that is fine। log x/m that is y, 1/n log p that is mx and log k that is c। so graph is plot what, बोलिए, log x/m, right, mx log p। so graph is 1/n पॉजिटिव है, so नीचे से ऊपर बनेगा। so this slope is represented as slope 1/n and this is intercept log k। ग्राफ को अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप लोग मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत अच्छे से ग्राफ को समझाया था, जहाँ DHO इक्वेशन के बारे में बात किया था, तो वहाँ हमने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ग्राफ बहुत सारे एग्जांपल्स के हेल्प से समझा था। तो आप लोग फिर से उस वीडियो के ऊपर विजिट कर सकते हो और बहुत अच्छे से उसको समझ सकते हो। द पॉइंट इज क्लियर और नॉट। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, राइट। एंड 1/n की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में डिपेंड करेगी, और प्रोबेबल जो रेंज है वो 0.1 to 0.5 ही होती है। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, मोस्टली 0.1 से प्रोबेबिलिटी 0.5 के बीच में ही होती है। उसके बाद फिर वो आपका कांस्टेंट टर्म पर पहुंच जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है ये। हम सबको एक बात पता है कि 1/n की जो वैल्यू है उससे हमें बहुत कुछ चीज़ों को समझने में मदद मिलेगी, क्योंकि हमारा जो पहला रिजल्ट था वो बहुत सिंपल रिजल्ट था, और वो रिजल्ट ये था कि x/m इज इक्वल टू k p रेज्ड टू पावर 1/n, ये रिजल्ट था, सबको पता है भाई। और ये k हटा दीजिए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल आ जाएगा, राइट। जब 1/n की वैल्यू 0 है तो फिर प्रेशर पर डिपेंड नहीं कर रहा है, जब 1 है तो डायरेक्टली वेरी कर रहा है, जब 1/n है तो फिर इंटरमीडिएट कोई रिजल्ट दे रहा है। क्लियर है पॉइंट। सो दिस इज फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एक प्रॉब्लम है फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की, और वो प्रॉब्लम ये है कि ठीक था, x/m था, प्रेशर था, कांस्टेंट टेम्परेचर था, और ये बढ़ रहा था और फिर कांस्टेंट हो गया। यहाँ पर ये कोई भी चेंज शो नहीं कर पा रहा है। सो द लिमिटेशन ऑफ फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इज इट फेल्स टू एक्सप्लेन द रिजल्ट और द चेंज एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पर कोई भी चेंज अगर हो रहा है तो उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। दिस इज द पॉइंट। क्लियर है। अब हमारा जो अगला टॉपिक आ रहा है दैट इज फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को ही लेकर चलेंगे, लेकिन ये तो टॉपिक था, ये आपका सॉलिड की सरफेस पर गैसेस के लिए एप्लीकेबल था। जब प्रेशर कर रहे हो ना भाई तो सीधा सा मामला है, प्रेशर है तो फिर क्या है, गैस एडजॉर्ब हो रही होगी। अब हम सॉल्यूशंस के ऊपर बात करेंगे। किसके ऊपर बात करेंगे कि किसी सॉल्यूशन के लिए ये अप्लाई करता है या नहीं करता है, राइट। आप लोग कुछ चीज़ें समझिए कि जब भी किसी सॉलिड के अंदर कोई भी सॉलिड किसी सॉल्यूट को एब्जॉर्ब करता है, व्हेन ए सॉलिड एब्जॉर्ब सॉल्यूट फ्रॉम सॉल्यूशन, ध्यान दीजिए, सॉलिड है वो एब्जॉर्ब करता है किसको, सॉल्यूट को, किस में से,
सॉल्यूशन में से। ये क्या बात हुई? अरे यही तो बात हुई, याद करो कल की कहानी, मिथाइल इन ब्लू का कलर्ड सॉल्यूशन। सो मिथाइल इन ब्लू सॉल्यूट है और वो किसी भी सॉल्वेंट में डिप है, और हमने उसमें क्या डाला था? चारकोल डाला था। किसको एडजॉर्ब कर लिया? सारे मिथाइल इन ब्लू को एडजॉर्ब कर लिया था उसने। यही तो था मामला। और जब आपको पता है जब ये चारकोल डालोगे तो इसमें से कलरिंग मैटर कम हो जाएगा, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो हम लोगों ने पढ़ा ना, तो टॉपिक क्या है भाई? सॉलिड कैन एब्जॉर्ब, दिस सॉलिड चारकोल कैन एब्जॉर्ब सोल्यूट, सोल्यूट मीन्स द कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में से कलरिंग मैटर को क्या करेगा? सॉल्यूट एब्जॉर्ब करेगा। दिस इज अवर सिंपल टॉपिक, राइट। तो इस चीज़ का एग्जांपल हमने अभी पढ़ा भाई, कि जब आप मिथाइल इन ब्लू के सॉल्यूशन के अंदर कोई भी कलरिंग मैटर डालोगे, सॉरी मिथाइल इन ब्लू के सॉल्यूशन में जब चारकोल को डिप करोगे तो चारकोल उसमें से कलरिंग मैटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, राइट। जब रॉ शुगर के ऊपर से आप एनिमल चारकोल, रॉ शुगर एनिमल चारकोल के ऊपर से पास करोगे, वो उसमें से कलरिंग मैटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आप लोग एसिटिक एसिड और वाटर, एसिटिक एसिड और वाटर का जो सॉल्यूशन है, क्लियर हो गया, उसमें चारकोल डिप कर दो आप। क्या डिप कर दो? चारकोल। अब ये चारकोल क्या करेगा भाई? इसमें से एसिटिक एसिड को धीरे धीरे एडजॉर्ब कर लेगा। इसका मतलब धीरे धीरे एडजॉर्ब कर लेगा तो सॉल्यूशन की एसिड की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो ये आपका टॉपिक था कि हाउ एडजॉर्प्शन चेंज विद कंसंट्रेशन। अरे भाई कंसंट्रेशन चेंज हुआ ना, पहले में पूरे कलरिंग मैटर में से सॉल्यूट कम होता गया। बोलो होता गया नहीं होता गया? क्लियर हो गया? दूसरे केस में एसिटिक एसिड कम होता गया, उसको चारकोल ने एडजॉर्ब कर लिया। तो हमारा टॉपिक है कि हाउ अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन चेंजेज विद, अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन चेंजेज विद कंसंट्रेशन, और वही मामला एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्योंकि हम सबको एक बात पता है भाई कि जब टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो एडजॉर्प्शन कम होगा। क्लियर हो गया? वो चाहे सॉल्यूशन का हो और चाहे किसी भी चीज़ का। तो जब आप एडजॉर्प्शन पढ़ोगे तो आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ेगा एडजॉर्प्शन घटेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, प्रेशर बढ़ेगा एडजॉर्प्शन बढ़ रहा था, फिर जाकर क्या हो गया था? कांस्टेंट हो गया था। सो द 3-4 पॉइंट्स मस्ट बी क्लियर। द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। एडजॉर्प्शन का एक्सटेंट घटेगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा, एडजॉर्प्शन का एक्सटेंट बढ़ेगा जब सरफेस एरिया बढ़ेगा एडजॉर्बेंट का। क्लियर हो गया? एडजॉर्प्शन प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, हम गैसेज में बात करके आए हैं। सोल्यूट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। क्लियर हो गया नहीं हो गया? जितना सोल्यूट का कंसंट्रेशन, और उसको हम अभी समझ लेंगे क्योंकि यही हमारा टॉपिक है, और नेचर पर भी डिपेंड करता है कि वो एडजॉर्ब हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो जब फ्रेंडली साहब ने लिखा एक रिलेशन, और वो रिलेशन क्या था? x/m इज इक्वल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p⁻⁴ 1/n। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था तो हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उठा के क्या लगा दिया कि बिल्कुल यही का यही रिलेशन काम कर गया सॉल्यूशंस के केस में। बस प्रेशर इज चेंज्ड बाय कंसंट्रेशन। प्रेशर इज चेंज्ड बाय कंसंट्रेशन। जो आपका x/m है, कांस्टेंट है, प्रेशर की जगह क्या आ गया है? कंसंट्रेशन आ गया। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, इसीलिए हम इसको फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के साथ टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं। क्लियर है पॉइंट? सो ये भी हमें ध्यान रखना। और आइसोबार ये टॉपिक अभी आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? अरे भाई आप पढ़ के आए हो, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एडजॉर्प्शन। x/m टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होगा, x/m टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होगा, हम सबको पता है भाई। और दोनों ही केस में हम प्रेशर कांस्टेंट ही लेके चले थे, कल पढ़ा था हमने, सबको पता है भाई टेम्परेचर बढ़ेगा तो अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन घटेगा, हम कल पढ़ के आए थे।
बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये हमने कल डिस्कशन में ले लिया था, क्योंकि एडजॉर्प्शन जो है वो एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल हमें सजेस्ट करता है कि टेम्परेचर का बढ़ना एंडो को फेवर करता है, एक्जो का अपोज करता है। द सेकेंड पॉइंट इज, ये मामला आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए था, ध्यान रखना। केमिकल एडजॉर्प्शन में जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो बढ़ी हुई टेम्परेचर से जो हीट गई वो एक्टिवेशन एनर्जी का काम करेगी, तो इसका मतलब एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। लेकिन जब पुराने बॉन्ड टूट गए, नए बॉन्ड बन गए, तो उसके बाद फिर फिजिकल एडजॉर्प्शन होगा और फिर आपका एडजॉर्प्शन डिक्रीज होना शुरू हो गया। तो आपसे एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडजॉर्प्शन, टेम्परेचर ऑन एडजॉर्प्शन, तो आपको जो फिजिकल में घट रहा है और केमिकल में बढ़ रहा है, तो आपको जो बढ़ के घट तो रहा है, लेकिन जो घट रहा है ना वो फिजिकल का है। जब बॉन्ड बनना था और टूटना था, एडजॉर्ब होना था, वो तो यहीं तक हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो केमिकल एडजॉर्प्शन में बढ़ रहा है, क्योंकि जो हीट प्रोवाइड करा रहे हो वो हीट किसका काम कर रही है? एक्टिवेशन एनर्जी का काम कर रही है, पुराने बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प कर रही है। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो ये आपका फिनोमेना है। एडजॉर्प्शन आइसोबार क्लियर है? आपसे कोई पूछे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन, तो आप कहो जी एक्स अपॉन एम, बहुत सिंपल सा मामला, एक्स अपॉन एम वर्सेस प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दिस इज द रिलेशन। आपसे कोई कहा जाए कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन विद टेम्परेचर, तो आपको जी फिजिकल के केस में और केमिकल के केस में, और ये दोनों के दोनों आइसोबार हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। तो फिजिकल के केस में अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन एक्स अपॉन एम, क्या हो रहा है भाई? बोलिए, टेम्परेचर बढ़ेगा, एडजॉर्प्शन घटेगा। केमिकल के केस में बढ़ेगा। ग्राफ पूरा बनाना चाहो तो आप यूँ बना सकते हो। क्लियर हो गया? आपके पास इस चीज़ का जवाब भी होना चाहिए और आपके पास इस पॉइंट का जवाब भी होना चाहिए, दोनों पॉइंट क्लियर होना चाहिए। एंड वन वेरी सिंपल टॉपिक, दैट इज द यूजेज एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन के क्या क्या एप्लीकेशन है पढ़िएगा, बहुत सिंपल सा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं। आपकी बुक में भी 1 बाय 1 है कि एडजॉर्प्शन आपकी क्या क्या हेल्प करता है। कल हमने पढ़ा था कि एक कंटेनर में गैसेज मौजूद हैं, राइट, और उन गैसेज को एडजॉर्ब करना है। तो आप उसमें चारकोल डालिए, चारकोल क्या करेगा कि उसमें मौजूद सभी गैसेज को एडजॉर्ब कर लेगा। तो सीधी सी बात है, प्रेशर डिक्रीज होगा और हो सकता है सारी एडजॉर्ब हो जाए तो वैक्यूम क्रिएट हो जाए। पॉइंट इज क्लियर और नॉट? दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में मास्क, राइट, हम सब लोग जनरली सभी लोग यूज कर रहे हैं मास्क को। मास्क जो होता है ना वो अलग अलग तरह के डिजाइन मास्क होते हैं। कोल माइंस में काम करने वाले मास्क अलग तरह के आते हैं, किसी पर्टिकुलर डिजीज में काम करने वाले मास्क अलग तरह के आते हैं, नॉर्मली आप डोमेस्टिक लेवल पे यूज करोगे अलग तरह का आता है। मास्क के अंदर एक स्पेशल एबिलिटी होती है किसी पर्टिकुलर गैस को एडजॉर्ब करने की। सभी को एडजॉर्ब नहीं करेगा। आप एक बात बताइए, ऑक्सीजन को एडजॉर्ब कर लोगे तो फिर तो राम नाम सत्य हो जाएगा। क्लियर हो गया? अरे भाई ये आप हो और मान लीजिए ये आपका नोज है और आपने यहाँ नोज पर लगा दिया मास्क, अब क्या होगा? ऑक्सीजन एडजॉर्ब हो गया, अच्छा रहेगा क्या? नहीं रहेगा। ऑक्सीजन एडजॉर्ब नहीं होता, नेचुरल गैसेज, पॉइजनस गैसेज इस तरह से डिजाइन किया गया है कि पॉइजनस गैसेज को एडजॉर्ब कर लेगा। तो ये भी किसका एप्लीकेशन है? एडजॉर्प्शन का एप्लीकेशन है, ठीक है। किसी भी सॉल्यूशन से कलरिंग मैटर एडजॉर्ब करना हो, उसका एग्जांपल मिथाइलिन ब्लू, राइट, और चारकोल आप डालिए, ठीक है। तो मिथाइलिन ब्लू क्या करेगा? चारकोल मिथाइलिन ब्लू से कलरिंग मैटर को एडजॉर्ब कर लेगा वो चारकोल, राइट। शुगर का रॉ शुगर है, उसको बोन चारकोल के ऊपर से पास कीजिए, वो उसमें से कलरिंग मैटर को एडजॉर्ब कर लेगा, राइट। वन मोर, सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेज, क्योंकि डिफरेंट कंपोनेंट ए है, बी है और सी है। देखिए अगर ये मान लीजिए नॉर्मल गैस होती ना तो इनका सेपरेशन बहुत इजी हो जाता, क्योंकि सबकी अपनी केमिकल प्रॉपर्टी है। ए किसी के साथ रिएक्ट करेगी, बी किसी के साथ करेगी, सी किसी के साथ करेगी, सबकी अपनी अपनी रिएक्टिविटी है, तो हम इनको सेपरेट कर सकते थे। लेकिन अगर ये नोबल गैस हैं
तो भाई ये केमिकली रिएक्ट नहीं करती, इसलिए इनको सेपरेट करना बहुत आसान नहीं है। तो क्या किया जाएगा भाई, इनका डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, वो सबका अलग अलग होता है, सभी एक लेवल पर एडजॉर्ब नहीं होते और एक टेम्परेचर पर एडजॉर्ब नहीं होते। तो कोकोनट चारकोल यूज किया जाएगा और मान लीजिए ए टेम्परेचर पर कोकोनट चारकोल ए को ज़्यादा एडजॉर्ब कर लेता है, क्लियर हो गया, और बी और सी को नहीं करता। तो आपने ए टेम्परेचर मेंटेन किया और उस ए टेम्परेचर, या चलिए ए से आपने गैस को माना है तो एक्स टेम्परेचर पर आपने ए को एडजॉर्ब कर लिया, ए सेपरेट हो गया। अब आपने दूसरा टेम्परेचर यूज़ किया वाई, राइट, वो मान लीजिए उससे लो टेम्परेचर है। अब वाई पर आपका मान लीजिए सी एडजॉर्ब हो गया, वो सेपरेट हो गया। इस तरह से इनर्ट गैसेज को एडजॉर्ब करके और सेपरेट किया जा सकता है, दैट इज अनदर फिनोमेना, राइट। बहुत सारी डिजीज़ के इलाज के लिए भी बहुत सारी ड्रग्स इस तरह की डिजाइन की जाती हैं कि वो क्या करती हैं, जर्म्स को एडजॉर्ब कर लेती है अपने ऊपर और एडजॉर्ब करके फिर उनको किल कर लेती है। दे एडजॉर्ब द जर्म्स एंड किल। द ड्रग्स आर स्पेशली डिजाइंड इन सच ए वे दैट दे एडजॉर्ब जर्म्स एंड किल देम। क्लियर है। आप लोगों ने फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस पढ़ा, पाइन ऑयल एडजॉर्ब कर रहा था किसको, सल्फाइड और को, दिस इज द फिनोमिना। क्लियर हो गया। एडजॉर्प्शन इंडिकेटर, एडजॉर्प्शन इंडिकेटर का मतलब है कि किसी सूटेबल चीज़ को एडजॉर्ब करके और एक इंडिकेट करना। जैसे मान के चलिए कि 3 कंपोनेंट थे ए बी सी और ये कहा कि भाई अगर कलर पर्पल कलर का आ गया तो सी कंपोनेंट एडजॉर्ब हुआ होगा। अगर मान लीजिए ये कहा कि आपका रेड कलर आ गया तो ए रहा होगा कंपोनेंट। क्लियर हो गया। तो बहुत सारी डाइज डाली जाती हैं, जैसे आपके ईओसिन है, आपका फ्लोरेसिन है, ये डाई डाली जाती हैं तो किसी ये एक सूटेबल कलर का ये एंड पॉइंट देती हैं कि वो एंड पॉइंट आते आप कहोगे जी ये डाई एडजॉर्ब हो गई, दूसरा कलर आते आप कहोगे ये वाली डाई एडजॉर्ब हो गई। और एक पॉइंट आपका क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस, भाई पढ़ा है आपने जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स में, कि ये आपका कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट है लगभग आपके ब्यूरेट जैसी शेप का और इसके अंदर आपने एडजॉर्बेंट भर लिया, फिल कर लिया एडजॉर्बेंट, राइट। और ये जो एडजॉर्बेंट है ये स्टेशनरी फेज है, राइट। और आपने 3 कंपोनेंट का मिक्सचर ऊपर से डाला, ए डाला आपने, राइट, बी डाला और आपने क्या डाला, सी डाला। दिस इज दिस 3 पार्ट्स, राइट। और मान लीजिए ये तीनों डालने के बाद क्या हुआ कि ए जो है बी एडजॉर्ब हो गया, जो सबसे ज़्यादा एडजॉर्ब होगा ना भाई वो सबसे ऊपर एडजॉर्ब हो जाएगा। अब आप प्रेशर लगाइए क्योंकि बी तो एडजॉर्ब हो चुका, ए और सी आगे की तरफ पुश करेंगे। क्लियर हो गया। अब ए और सी जो है वो मान लीजिए एडजॉर्ब नहीं हो रहे थे, क्लियर है पॉइंट। अब जो एडजॉर्ब नहीं हो रहे उनका क्या करोगे भाई, प्रेशर अप्लाई करोगे। भाई प्रेशर अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे। अब मान लीजिए हमने प्रेशर अप्लाई किया और प्रेशर अप्लाई करने के बाद ये मान लीजिए आपका ये पहला आपका कंपोनेंट भी एडजॉर्ब हो गया था, अब ये आपका क्या एडजॉर्ब हो गया, सी एडजॉर्ब हो गया, राइट। और फिर मान लीजिए आप कोई तीसरा कंपोनेंट और ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कीजिए, जो सबसे कम एडजॉर्ब हो तो सबसे आगे की तरफ जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। क्लियर है पॉइंट। जो सबसे आगे की तरफ जाएगा वो सबसे लास्ट में जाके अपना क्या बना लेगा भाई, एक लेयर बना लेगा, सबसे लास्ट लेयर किस चीज़ की बनेगी, जो सबसे लास्ट में। और ये मान लीजिए आपका एक पॉइंट ये हो गया कलरिंग मैटर। दोबारा से ध्यान रख लेना, ये ABC मूविंग फेज है, तो जनरली या तो ये लिक्विड होगा या गैस होगा।
ये जो आपका एडजॉर्बेंट है, ये स्टेशनरी फेज है, ये आपका मोस्टली सॉलिड फेज के अंदर मिलेगा। जो सबसे ज़्यादा एडजॉर्ब है वो सबसे ऊपर एडजॉर्ब होगा, जो उससे कम है वो नीचे, और जो सबसे कम वो एडजॉर्ब होगा सबसे नीचे होगा। और ये सारा फिनोमिना पुश किसके द्वारा किया जा रहा है? प्रेशर अप्लाई करके पुश किया जा रहा है। और एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का भी दे रखा है आपके एनसीईआरटी बुक में, उसको अभी हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं इस टॉपिक, क्योंकि बेहतर रहेगा हमारे लिए कि हम लोग पहले अगले टॉपिक में क्या पढ़ लेते हैं, कैटालिसिस ही पढ़ लेते हैं। और जब हम कैटालिसिस पढ़ेंगे, आप देखिए ना टॉपिक अगला यही आ गया, दिस इज द कैटालिसिस एंड दिस इज हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस कैटालिसिस। तो यही बात करेंगे हम इस विषय के ऊपर। तो यही आज की क्लास थी। आप लोग अच्छे से एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, एडजॉर्प्शन आइसोबार और एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन, इस टॉपिक को स्टडी करेंगे। क्लियर पॉइंट? दैट्स ऑल फॉर टुडे।